Good morning. Welcome everyone. Looking forward for great discussion here, and I hope all things are in place. All things are set, audio, video, and you all students are able to connect properly. You are getting audio and video. All things are set, audio, video, and you all students are able to connect properly. You are getting audio and video. Okay, good morning, good morning. Good morning. And very good. Vandana Jain, Ravi Prajapati. Just a minute, students. I am fine. Good morning, Kapil. That's great. Okay. Indian polity segment, determining and deciding segment of the UPSC preparation. जो वेटेज है इसका और जो इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स, मेन रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू, इन तीनों में बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी के आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं इस बात को डिस्कस करूंगा। बुक्स और सजेस्टेड जो रीडिंग्स हैं उन रीडिंग्स के बारे में डिस्कस करूंगा। व्हाट शुड बी अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन, जो अप्रोच है प्रिपरेशन का उस अप्रोच को डिस्कस करूंगा और स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन इन पर्टिकुलरली इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी को क्या है आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। 2004 से मुखर्जी नगर दिल्ली से मैंने टीचिंग शुरू किया एंड टीचिंग इज नॉट ओनली अ प्रोफेशन फॉर मी, टीचिंग इज ए पैशन फॉर मी। 2004 से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपार्ट फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दैट दोज डेज आई वाज टीचिंग फिलॉसफी ऑप्शनल एंड नाउअडेज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम लोगों ने दो ऑप्शनल पढ़ाए हैं, तो एक अपना अच्छा खासा बैकग्राउंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी आर फॉर्चुनेट, हम इस बात को लेकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिली। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली उसकी वजह से हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आज टॉप रैंक पर हैं। और ऑल इंडिया रैंक 3 किरण कौशल, ऑल इंडिया रैंक 9 जयप्रकाश मौर्य, और इसके साथ ही शायद ही इंडिया का कोई ऐसा स्टेट होगा जहां पर अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट ऑल इंडिया सर्विसेज में, आईएएस में, आईपीएस में नहीं होंगे। सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें बैक टू बैक टॉपर्स को भी हम लोगों ने पढ़ाया। तो एक प्रोफेशन तो रहा है लेकिन एक पैशन भी रहा है बच्चों, और एक पैशन जो रहा है पढ़ाने का वो हमेशा अपडेट के लिए, हमेशा कुछ नया करने के लिए हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन का एक सोर्स भी रहा है, रूट भी रहा है कि कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। एंड दैट्स व्हाई वी आर इन यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म। हम लोग यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हैं, और ये पैशन और इमोशन के साथ इंडियन पॉलिटी को आपको मैं पढ़ाऊंगा। और मेरा सिर्फ आपसे एक प्रॉमिस है कि इसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी की किसी भी क्लास में किसी भी गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी। और जो यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक से लेकर
एडवांस लर्नर या एडवांस स्टैंडर्ड तक क्या है बच्चों, क्या है आपको मैं ले चलूंगा। यहां पर बच्चों सबसे पहले आज का जो हम लोगों का जो डिस्कशन होगा, या आज जो मैं आपसे अप्रोच और स्ट्रेटजी पर जो बात करूंगा, उसमें आपसे क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, थोड़ा सा इस बात को क्या है हम लोग देखेंगे। तो आज का जो हम लोगों का जो क्लास होगा, या जो यहाँ पर जो आपसे चीजें डिस्कस की जाएंगी, वो चीजें क्या क्या होंगी। तो आप पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में बच्चों, इंडियन पॉलिटी जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में क्या क्या आज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बच्चों आपसे आपका जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उस सिलेबस को मैं आपसे क्या है डिस्कस करूंगा। फिर इसके साथ ही दूसरा जो डायमेंशन होगा वो ये होगा कि कौन कौन सी बुक्स एंड अदर जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो आपको करनी चाहिए, जिससे आप इस पेपर में, इस ये जो पेपर है, इस पेपर में यहां पर आप बहुत कंफर्ट जोन में जा सकें। और जो आपकी रीडिंग्स हैं वो रीडिंग्स का अप्रोच क्या होना चाहिए, जो यहां पर जो रीडिंग है वो रीडिंग जो है वह रीडिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच ऑफ द प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन के अप्रोच को भी क्या है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस स्ट्रैटेजी पर बहुत एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। एंड फर्स्ट टॉपिक, जो पहला टॉपिक मैं आपसे कवर करूंगा, यहां वो टॉपिक होगा फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये आपके आईएएस के सिलेबस की जो 20 यूनिट्स हैं जीएस पेपर 2 में, उसमें पहले यूनिट में आप देखेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर ये जो है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये मैं आपसे क्या है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्या है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये हम लोगों की क्लास का जो तरीका होगा वो तरीका इस तरह से होगा। सबसे पहले बच्चों आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ने जा रहे हैं, और इंडियन पॉलिटी जो है, उस इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में बच्चों आपको यहां पर यह समझना होगा कि पॉलिटी से हमारा क्या आशय होता है, क्या हम लोग समझते हैं, व्हाट मीन्स पॉलिटी। तो ये 3 ऐसे शब्द हैं बच्चों, देयर आर 3 वर्ड्स, 3 शब्द हैं। एक शब्द है बच्चों पॉलिटी, पॉलिटी। एक शब्द है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। और एक शब्द है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ये 3 वर्ड्स हैं बच्चों। यहां पर ये 3 वर्ड्स हैं, दीज 3 वर्ड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। और समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं। पॉलिटी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। जब आप दो जो शब्द हैं, दोनों शब्दों को मिला देंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को जब आप मिक्स करके एक शब्द बोलना चाहेंगे, तो वो शब्द होगा पॉलिटी। देन पॉलिटी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, एंड सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम एनी एक्टिविटी, एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो पॉलिटी क्या है, पॉलिटी पॉलिटिकल सिस्टम का एक कंसाइज शब्द है। और जब हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम शब्द यूज करते हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटी शब्द जो है वो स्टेट से या गवर्नमेंट से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड हो जाता है, ज्यादा अम्ब्रेला टर्म हो जाता है। जैसे पहले आप जब पहले के जो मोनार्कियल सिस्टम होते थे उन सिस्टम्स को पढ़ेंगे, पहले के जब आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर स्टेट आपको शब्द मिलेगा। यहां आप पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो पॉलिटी जो शब्द है यहां पर क्या है, पॉलिटी जो वर्ड है वो पॉलिटिकल सिस्टम वर्ड को क्या करता है, पॉलिटिकल सिस्टम जो वर्ड है उसको स्टैंड करता है। एंड पॉलिटिक्स इज एक्टिविटी। ये जो पॉलिटिक्स है ये क्या है, एक्टिविटी है।
आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है। यहां पर आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू किसी सोसाइटी को गवर्न किया जाता है। तो पॉलिटी और पॉलिटिक्स में डिफरेंस है, और कई बार इस डिफरेंस को जब हम ओवरलुक करते हैं तो उस ओवरलुक करने में हम क्या है, एक एक्टिविटी को एक सिस्टम से क्या मिला देते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस शब्द है, ये दरअसल क्या है, एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो क्या है, वो एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पॉलिटी भी पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में भी क्या है पढ़ते हैं, और इसके साथ ही हम यहां पर पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल थिंकर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईजीपी, इन सब के बारे में क्या है पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है, यू मस्ट एबल टू डिस्टिंग्विश पॉलिटी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। यू आर गोइंग टू रीड पॉलिटी, आप पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। एंड पॉलिटी क्या है, पॉलिटी पॉलिटिकल सिस्टम का क्या है, एब्रिविएशन है। ये एक बात तो ये है। दूसरी बात यहां पर ये है कि जब हम लोग पॉलिटी शब्द को यूज करते हैं तो पॉलिटी शब्द में या पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, इस बात को समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट आपको यह समझना है कि जब पॉलिटी की बात करते हैं या हम लोग जब इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, तो इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का मतलब है कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना, और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जब हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो मतलब यहां पर इसका सिंपल सा मतलब हुआ इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या है आप पढ़ने जा रहे हैं। और अगर हम लोग यहां पर यह देखें कि व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम अप्रोच एक होता है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन सबसे पहले हम लोग सिस्टम को समझें। इकोसिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, इसके साथ ही मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एंड जस्ट लाइक पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इस सिस्टम या किसी भी सिस्टम में सबसे पहली चीज तो यह है कि सिस्टम हमेशा मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, बहुत से घटकों को क्या है रखता है। सिस्टम में अनेक क्या है यूनिट्स होती हैं, अनेक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यहां पर। फिर इसके साथ ही सिस्टम जो होता है बच्चों, उसमें इंट्रैक्शन, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बीच में एक इंट्रैक्शन होता है, और उस इंट्रैक्शन से एक नेटवर्क इवॉल्व होता है। तो वी कैन से सिस्टम ऑलवेज कंटेन्स थ्री कंपोनेंट्स, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इंट्रैक्शन अमंग द मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एंड नेटवर्क। ये सिस्टम, किसी भी सिस्टम में ये पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे इकोसिस्टम की हम बात करें तो एटमॉस्फियर है, इसके अलावा और भी कई क्या है, और भी कई कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है। और फिर इकोलॉजी या इन्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं, या इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है, वो इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इंट्रैक्शन एंड नेटवर्क, इन तीनों चीजों से क्या कोई सिस्टम बनता है। अगर हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, पॉलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, तो पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी में सिर्फ पॉलिटिक्स ही होती है, पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, या पॉलिटी में यहां पर और भी चीजें क्या है होती हैं। तो अब यहां पर बच्चों जो नेक्स्ट लेवल है, उस नेक्स्ट लेवल पर हम लोग आए और यहां देखें कि जब हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, जो इंडियन पॉलिटी है, तो इंडियन पॉलिटी में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इंडियन पॉलिटी में एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये है स्टेट, स्टेट है। और स्टेट जो होता है हमेशा किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, डेमोक्रेटिक जो स्टेट है वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर फॉर्म होता है। तो स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो पॉलिटी का दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो क्या है, मार्केट कहा जाता है। स्टेट एंड मार्केट। पॉलिटी का जो तीसरा कंपोनेंट होता है उसको सिविल सोसाइटी कहते हैं। और ये सारे जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं ये आगे आपको डिफिनिशनल टर्म्स के रूप में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इसका मतलब स्टेट है, मार्केट है, सिविल सोसाइटी है, और इसके साथ ही क्या है, यहां पर इन सब के साथ ही यहां जो आप ये देखेंगे कि स्टेट, मार्केट, सिविल सोसाइटी के अलावा दरअसल
किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को उस देश के आसपास जो जियो पॉलिटिक्स होती है, वो जियो पॉलिटिक्स भी क्या करती है, वह भी क्या है, इन्फ्लुएंस करती है। और इस जियो पॉलिटिक्स के अलावा बच्चों, किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को दरअसल जो ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस भी क्या करते हैं, वो भी क्या है, वो भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, या वो भी इसमें क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का अपने एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के समिट में उन्होंने कहा था कि वी वांट ग्लोबलाइजेशन, हम एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं जो डिस्पैरिटी ना क्रिएट करे। तो किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है, मार्केट फोर्सेस क्या शामिल है, फिर इसके साथ ही क्या है, सिविल सोसाइटी शामिल है। सिविल सोसाइटी अभी आप ऐसे समझें कि सिविल सोसाइटी जो है वो हमेशा क्या है, नेचुरल सोसाइटी से थोड़ी डिफरेंट होती है। यू कैन से रूल बेस्ड सोसाइटी, द सोसाइटी विच इज गवर्न्ड बाई रूल्स इज कैन बी सेट सिविल सोसाइटी। तो एक सिविल सोसाइटी में मतलब सोशल एस्पेक्ट भी हो गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हो गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हो गया, और इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी हो गए। तो जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ने जा रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी को पढ़ने में आपको इन फैक्टर्स के इंटरेक्शन से बने हुए नेटवर्क को क्या है, पढ़ना है। तो अब यहां पर क्या है, ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के नेटवर्क को पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, ये बात आपको क्यों बताई जा रही है कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पॉलिटी नहीं है। यहां पर क्या है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पॉलिटी नहीं है, इसके साथ ही केवल और केवल क्या है, केवल और केवल सोसाइटी या किसी भी रूलर के बारे में पढ़ना पॉलिटी नहीं है। पॉलिटी जो है वो एक सिस्टम को पढ़ना है, और वो एक सिस्टम में मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन से जो नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क को पॉलिटी कहते हैं। जैसे इलेक्शन सिस्टम का पार्टी सिस्टम के साथ और इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उससे जो नतीजे, जो से कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो बिल्कुल क्या है, अलग होते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, आगे इस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, और दरअसल पूरा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में इन्हीं फैक्टर्स को क्या है आप ये समझेंगे। अब यहां पर जो नेक्स्ट जो चीज है बच्चों, वो नेक्स्ट चीज यहां पर ये है कि आपको यहां पर अपने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अपने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेबस किसका, जो आपका सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में सबसे पहले हम लोग इसको प्री और मेंस में क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो एक आपको प्री का सेक्शन पढ़ना है, एक प्री का सेक्शन क्या है पढ़ना है, और दूसरा आपको क्या करना है, मेन रिटन एग्जाम का जो सेक्शन है वो पढ़ना है। आप सभी जानते हैं कि जो प्री का सेक्शन है, वो इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मेन के सेक्शन में यहां पर आपसे डिस्क्रिप्टिव जो पैटर्न है, इस डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से क्वेश्चंस क्या है पूछे जाते हैं। जो प्री का सेक्शन है बच्चों, यहां पर जो प्री का सेक्शन है, उस प्री के सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, प्री में आपको क्या पढ़ना है, तो प्री में यूपीएससी कहती है कि आप इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को आप पढ़कर आए। जो प्री का सिलेबस है, उस सिलेबस को जब आप गौर से देखेंगे तो वहां पर यूपीएससी सीधे ये कहती है कि आप प्री के सिलेबस में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पढ़कर आए। और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको क्या पढ़ना है, यहां पर सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों, यहां अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें आपको क्या पढ़ना, क्या यूपीएससी ने यहां पर कुछ सब टॉपिक्स क्या है, जो सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स के बारे में क्या है पढ़ने के लिए कहा है, एग्जैक्टली कहा है। तो यूपीएससी यहां पर यह कहती है कि यूपीएससी वाला के डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आपको आना है। फिर इसके साथ ही यूपीएससी वाला के डियर स्टूडेंट, आपको पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़कर आना है, आपको पॉलिटिकल सिस्टम भी पढ़कर क्या है आना है।
यूपीएससी वाला के डियर स्टूडेंट, आपको पंचायती राज भी पढ़कर आना है, और ये स्पेसिफिक रूप से आपके सिलेबस में यूपीएससी के जब आप नोटिफिकेशन को आप देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में स्पेसिफिक तौर पर ये मेंशन होता है। जब भी यूपीएससी नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम को कंडक्ट करने का अनाउंसमेंट करती है तो एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, और वो जो यहां पर नोटिफिकेशन यूज किया जाता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी को भी यूपीएससी ये कहती है कि बेटा पढ़कर आना। पब्लिक पॉलिसी जो है उसको भी पढ़कर आना। पब्लिक पॉलिसी में मोस्टली यूपीएससी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी पूछती है। जैसे पब्लिक पॉलिसी में वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी पूछ सकते हैं, हेल्थ पॉलिसी भी पूछ सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी में वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, वो इसके साथ ही टेलीकॉम पॉलिसी के बारे में पूछ सकते हैं। अप्लाइड क्वेश्चंस, दे कैन आस्क अप्लाइड क्वेश्चंस, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में पूछे हैं। और इसके साथ ही बच्चों राइट्स इशू, आपको केवल फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पढ़ने हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, इनके ऊपर जो इश्यूज रेज होते हैं उन इश्यूज को पढ़कर क्या है आना है। तो अब यहां पर और इसके साथ ही एक और बात कि इट्स लिख दिया है कि इतना तो है ही, हम यहां पर आपसे और भी चीजों को पूछ सकते हैं। तो योर सिलेबस ऑफ द इंडियन पॉलिटी, योर सिलेबस ऑफ द इंडियन पॉलिटी पर्टिकुलरली इन सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम आपको पढ़ना है, इसमें पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, इस पर क्या है आपको स्टडी करके जाना है। यहां पर इसके साथ ही क्या है कि ये जो प्री का जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, इस प्री के ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अलावा बच्चों आपको मेन में जो जीएस पेपर 2 है, यहां पर जो जीएस पेपर 2 है, इसमें आउट ऑफ द 20 टॉपिक्स आपको 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी से, पॉलिटिकल सिस्टम से लिंक्ड हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सोशल जस्टिस से रिलेटेड हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन से क्या है, जो यहां पर क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हैं। तो जीएस पेपर 2 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम थिंग विच यू हैव टू रीड इन प्रीलिम एग्जामिनेशन आल्सो। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ ही इसमें आपको पॉलिटी पढ़ना है, इसमें आपको सोशल जस्टिस पढ़ना है, इसमें आपको गवर्नेंस पढ़ना है, इसमें आपको गवर्नेंस पढ़ना है, और इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है। देन योर जीएस पेपर 2 in main written examination consists of 5 segments: constitution, polity, social justice. Apart from the constitution, polity, social justice, governance and international relations. यहां पर यह है जीएस के 4 पेपर में, जैसे प्रियांशी का कहना है कि यहां पर कि जीएस के जो 4 पेपर्स हैं, उन 4 पेपर्स में बच्चों यहां पर जो सेकंड पेपर है, आउट ऑफ द 20 टॉपिक्स यू विल गेट हेयर अराउंड 11 to 12 topics which is closely linked with the constitution and polity. यहां पर क्या है, ये जो डिस्क्रिप्टिव जो जीएस है, इस डिस्क्रिप्टिव जीएस के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर अब ये क्या है कि नेक्स्ट लेवल पर हम लोग आते हैं कि जो आपको जो जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट जो 6 टॉपिक्स हैं बच्चों, वो यहां पर जो फर्स्ट 6 टॉपिक्स हैं, वो फर्स्ट 6 टॉपिक्स क्या है भाई? उसमें सबसे पहले आपको पहले वाले टॉपिक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 5-6 एस्पेक्ट्स क्या है पढ़ने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर ये है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़नी है, तो एक तरह से क्या है, हिस्ट्री पढ़नी है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन को पढ़ना है। एंड इवोल्यूशन और डेवलपमेंट में अंतर होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहां पर क्या है पढ़ना है। हिस्ट्री और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन के अलावा यहां पर आपको फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। हिस्ट्री, इवोल्यूशन, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपको सिग्निफिकेंट प्रोविजंस भी पढ़ना है। अगर आप अपने सिलेबस को गौर से देखेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट प्रोविजंस भी पढ़कर जाना है। एंड अपार्ट फ्रॉम द historical underpinnings, evolution of the Indian Constitution, features of the Indian Constitution, significant provisions, you must read amendment. Amendment भी पहले ही टॉपिक में क्या है लगाया गया है। और अमेंडमेंट के अलावा इसी टॉपिक में आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है उस डॉक्ट्रिन को भी इंक्लूड किया गया है। नो योर सिलेबस, योर सिलेबस इज गाइडिंग लैम्प फॉर योर प्रिपरेशन एंड जस्ट कंसीडर, जस्ट कंसंट्रेट योर सिलेबस। सिलेबस पर क्या है यहां पर कि हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वुड बी आंसर? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बच्चों यहां पर यह बात ध्यान में रखना कि before 1950, whatever is done about the Indian Constitution, that is development. ये क्या है? ये डेवलपमेंट था। और आफ्टर 1950 कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के बाद, इंप्लीमेंट करने के बाद, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें नई एड ऑन हुई वो इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जस्ट doctrine of the basic structure is the evolution of Indian Constitution. Doctrine of the creamy layer is the evolution of the Indian Constitution. Doctrine of the Collegium word Indian Constitution में कहीं यूज नहीं है। That is the evolution of the Indian Constitution. तो डेवलपमेंट का मतलब यहां पर क्या है कि हमने 1919 के एक्ट से हमने क्या लिया, हमने 1935 के इंडिया गवर्नमेंट एक्ट से हमने क्या लिया, हमने 1946 के कैबिनेट मिशन से क्या लिया, हमने 1945 के बेबल प्लान से हमने क्या लिया, हमने 1942 या क्रिप्स मिशन से हमने क्या लिया। तो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में आपको डेवलपमेंट पढ़ना है और इवोल्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क डिसीजन देकर कुछ नई बातें जोड़ी, जो हमने अमेंडमेंट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर नई बातें क्या जोड़ी, वो सब क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में आएगा। तो भारतीय संविधान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके साथ ही उसका उद्विकास, उसकी विशेषताएं, महत्वपूर्ण प्रावधान, संशोधन, आधारभूत ढांचा, यहां पर क्या है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला टॉपिक है। और बच्चों में पहले टॉपिक में ही आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर से स्टार्ट करूंगा। और जस्ट वेट, जस्ट होल्ड, एनी बुक कांट बी जज बाय अ पेज, अ कवर। एक कवर से किसी भी बुक को क्या है जज नहीं किया जाना चाहिए। जस्ट होल्ड, वी हैव द पैशन। और अभी अगर तुमने शाहरुख की और सलमान खान की अदायगी देखी है तो कोई नया स्टार भी आ जा सकता है, उसकी भी अदायगी देखना। तो जस्ट क्या है यहां पर, तो इवोल्यूशन जो है, और ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, when you learn various acts after the pronouncement of the East India Company, British rulings, that is the constitutional development, that is the constitutional development। तो यहां पर क्या है, ये सब क्या है आपको पहले टॉपिक में पढ़ना है। और यहां पहले टॉपिक में क्या है पढ़ना है, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, फीचर्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, अमेंडमेंट, और इसके साथ ही क्या है, इसके साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर्स। फिर इसके साथ ही बच्चों दूसरा जो टॉपिक से है, वो दूसरा टॉपिक क्या है, और जो मैं आपको बता रहा हूं, यू मस्ट नोट दिस, ये चीजें आपको मिलने नहीं जा रही हैं। जो एक्सप्लेनेशन, जो एनालिसिस की जाएगी, ये दिमाग में जब बैठेगी तो आप किसी टॉपिक का और क्वेश्चंस, यूपीएससी के क्वेश्चंस को कोरिलेट करना शुरू करेंगे कि अच्छा इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। तो अब यहां पर क्या है, जैसे ही आप इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप उस टॉपिक्स पर ज्यादा गौर करने लगेंगे। यहां पर क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में पहला मैंने आपको बताया
सेकंड यहां पर बच्चों, सेकंड जो चीज है उस सेकंड चीज को क्या है यहां पर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आईएएस के सिलेबस में फेडरलिज्म क्या पढ़ना है, तो आपका आंसर होगा यस, फेडरलिज्म पढ़ना है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकल बॉडीज को क्या है पढ़ना है, तो यहां पर क्या है कि लोकल बॉडीज जो है वो भी क्या है पढ़ना है, लेकिन कहां पढ़ना है, ये टॉपिक नंबर 2 में पढ़ना है। When you carefully observe your syllabus, particularly in respect of the GS paper 2, you will find there functions and responsibilities of the union and states. तो ये जो दूसरा जो टॉपिक्स है बच्चों, ये है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये जो दूसरा टॉपिक है बच्चों, इसी में यूपीएससी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है छिपा हुआ है, और वो है फेडरलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं संघवाद। इसके साथ ही क्या है, फेडरलिज्म के अलावा यहां पर आपको लोकल बॉडीज पढ़ना है, और लोकल बॉडीज में आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड नगर पालिका, ये क्या है स्पेसिफिक तौर पर पढ़ना है। ये जो फेडरलिज्म है इसका पर्टिकुलरली यहां पर, और ये जहां पर भी बच्चों में 5 स्टार लगाऊंगा, ये आपको समझ जाना है कि दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट कैन बी आस्क्ड बाय द यूपीएससी एनी ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। फिर यहां पर क्या है, इसी तरह से जो म्यूनिसिपैलिटीज है इनको क्या है देखेंगे बच्चों। ये सब सारे टर्म्स में क्लियर करूंगा, जस्ट अ मिनट होल्ड। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ द पावर, इट्स द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। तो टेरिटोरियल यहां पर क्या है कि यह जो फेडरलिज्म है, इस फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, इश्यूज एंड चैलेंजेस pertaining to the federal structures। तो यहां पर बच्चों issues and challenges pertaining to the federal structure। इंडिया के संघात्मक ढांचे से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको पढ़कर आना। और यूपीएससी यहां पर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस एंड यू विल फाइंड आफ्टर 2013 यूपीएससी जनरली आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। इस टॉपिक से क्या है, यहां पर क्या है कि ये है। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर इश्यूज एंड चैलेंजेस प्रिटेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा बच्चों जो लोकल बॉडीज हैं, यहां पर क्या पढ़ना है, तो यहां पर यूपीएससी आपसे कहकर आती है कि प्लीज रीड डिवल्यूशन ऑफ पावर्स। डिवल्यूशन ऑफ पावर्स को पढ़कर आओ, नॉट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, नॉट सेपरेशन ऑफ द पावर, नॉट डिवीजन ऑफ द पावर। दिस इज डिफरेंट टर्म, डिवल्यूशन ऑफ पावर्स। You must distinguish, you must able to differentiate these terms. Separation of the power, division of the power at one level of the organs, executive, judiciary and legislature। जब आप सरकार के 3 अंगों के बीच में, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में पावर को जब आप बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ द पावर। जब आप नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में पावर को बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर। और जब आप पावर को कई सेंटर्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और जब आप किसी के पावर को किसी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिवल्यूशन ऑफ पावर। तो यहां बच्चों क्या है, आप ये देखेंगे कि ये टर्म्स हैं, ये अलग अलग टर्म्स हैं। यहां पर क्या है, यहां पर दरअसल बच्चों आपको डिवीजन ऑफ पावर पढ़ना है। यू हैव टू रीड डिवीजन ऑफ पावर एंड हियर डिवल्यूशंस ऑफ पावर। और डिवल्यूशन ऑफ पावर किससे, डिवल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस
up to the local levels and challenges. तो यहां अगर आप देखेंगे अपने सिलेबस को आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लेवल की एक बात है जिसको आपको समझना जरूरी है। यहां पर देखो, जो पॉलिटी है इसमें सारा जो गेम है वो पावर का है। पावर कहां रिजाइड करता है, पावर किसके पास है। तो देन यू मस्ट नो अ नोशन दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर। Then there is a notion that is called separation of power. Separation of power. Then there is another notion that is called decentralization of power. Decentralization of the power. And there is another notion that is called devolution of power. Devolution of power. डिवीजन ऑफ पावर, ये पावर का क्या है, ये बच्चों वर्टिकल लेवल पर डिवीजन है। मतलब एक तरफ क्या है, नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, नेशनल गवर्नमेंट, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और दूसरी तरफ क्या है, रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, जो भारत में हम लोग कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। जब आप इनके बीच में पावर को डिवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन जब आप जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में पावर को डिवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। देन व्हेन वी से अबाउट एनी मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द फेडरलिज्म, जब हम लोग फेडरलिज्म के मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो फेडरलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। ओके, अब यहां पर क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, योर टॉपिक नंबर 3 इन द यूपीएससी मेन सिलेबस यू विल फाइंड देयर सेपरेशन ऑफ पावर, एंड योर टॉपिक नंबर 2 डिवोल्यूशन ऑफ पावर, एंड वेयर यू फाइंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर देयर मस्ट बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। यहां पर आप देखेंगे ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, ये डिवीजन ऑफ पावर क्या है, ये दरअसल वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। ये क्या है, ये हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर है। और ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो आप मल्टीपल सेंटर पर पावर्स क्या कर रहे हैं, तो यहां पर एक हमेशा अपर बॉडी क्या है होगा। तो अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर एंड डिवोल्यूशन ऑफ द पावर, दिस हैपेंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लोकल बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड नगर पालिका। तो अब यहां पर क्या है कि ये जो है पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों जो है, ये पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर ये है। मैंने यहां पर ये कहा कि सर रिपीट ऑल अगेन, यस, उद्देश्य आई रिपीट इट। यहां पर डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर क्या है, जब आप नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में पावर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, बिकॉज the governments are not at the same level. There are national governments and there are few regional governments. Separation of power, separation of power जो है ये है legislature, legislature, इसके साथ ही executive, executive and judiciary के बीच में जब हम पावर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, that is called separation of power. अब यहां पर क्या है, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, फिर इसके साथ ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। व्हेन इन ए पॉलिटिकल सिस्टम वी मेक मल्टीपल सेंटर्स ऑफ द पावर एट द लोकल लेवल, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कांट बी हैपेंड विदाउट द डिवोल्यूशन ऑफ पावर। सो यहां पर क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जस्ट होल्ड अ मिनट। यहां जैसे मैंने यहां पर यह कहा कि देयर इज वन कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर, division of power, and another concept is separation of power, separation of power। ठीक है, ये क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, ये बिटवीन द गवर्नमेंट्स होता है, सेपरेशन ऑफ पावर ये विद इन द गवर्नमेंट होता है।
between the government, national government and रीजनल गवर्नमेंट के बीच में जब आप पावर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो क्या है, डिवीजन ऑफ द पावर है। लेकिन यहां पर क्या है, जब आप विद इन द गवर्नमेंट देयर आर 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड व्हेन वी डिवाइड पावर among the 3 organs of the government, that is called separation of the power. That is vertical division of power, and that is horizontal division of power. Okay. National government means central government, just like Government of India is national government. Government of India can enact law of the whole territory of the India. But just think about the government of Karnataka, government of Tamil Nadu, legislature of the Karnataka, legislature of the Maharashtra. They can enact only the territory of the Maharashtra. तो अब यहां पर क्या है कि ये है, अब इसके साथ ही क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. Division of power is the core concept of the federalism. While separation of the power is the core concept of the presidential form of the government. Presidential form of the government. Normally we think that polity is just a subject of information. But polity is not a subject of information. Polity requires some important conceptual understanding also. Regional government, Surendra Kumar, yes, state government. यहां पर ये state government क्या है, ये है. तो ये division of power and separation of the power. Just mention, I have mentioned here, division of the power is the core concept of the federalism. Because we find at the world level there are few federal governments and there are few unitary governments, just for the example, British system of the government, Israeli system of the government. यहां पर ये क्या है, फेडरलिज्म, ये संघवाद जो है, ये क्या है, ये शक्तियों का जो विभाजन है वो संघवाद की मूल विशेषता है, और शक्तियों का जो पृथक्करण है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मूलभूत क्या है, विशेषता है. तो अब यहां पर क्या है कि ये यहां पर ये बात है. अब बच्चों यहां पर बच्चों एकदम घबराना नहीं, एकदम इजी पढ़ाऊंगा, एकदम मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा, पॉलिटी नशों में उतार दूंगा, चिंता मत करो, पॉलिटी आपकी नशों में क्या है, दौड़ेगी. लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि यहां पर यह बताया कि डिवीजन ऑफ पावर जो है ये फेडरलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट है. जब तक आप डिवीजन नहीं करेंगे तब तक फेडरलिज्म बनेगा नहीं, ठीक है. यहां पर और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसका कोर कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर. यहां पर यह है फेडरलिज्म मींस सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, फेडरलिज्म मींस डिवीजन ऑफ पावर. यू जस्ट अंडरस्टैंड, फेडरलिज्म मींस डिवीजन ऑफ पावर. फेडरलिज्म मींस सेपरेशन ऑफ पावर नहीं. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मेक्स अरेंजमेंट ऑफ द रिजिड सेपरेशन ऑफ द पावर. जैसे अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यहां पर वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में. अब यहां पर बच्चों हम लोग वापस लौटते हैं सिलेबस पर. सिलेबस के संदर्भ में ही मैंने आपसे बताया कि व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द योर सिलेबस. योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यू हैव टू रीड देयर historical underpinnings, evolution of the Indian Constitution, features of the Indian Constitution, significant provisions of the Indian Constitution, amendment of the Indian Constitution, and as well as basic structure of the Indian Constitution. जो दूसरा टॉपिक है उसमें क्या पढ़ना है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. यहां पर संघ और राज्य सरकारों के कार्य और उत्तरदायित्व. यहां पर आप जब इसके डिटेल को देखेंगे तो यहां पर डिटेल जो है, यहां पर ये डिटेल क्या है, तो डिटेल में एक टॉपिक में आपको फेडरलिज्म या संघवाद पढ़ना है, और एक दूसरा जो टॉपिक है उसमें लोकल बॉडीज या स्थानीय निकाय पढ़ने हैं.
फिर यहां पर जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में क्या पढ़ना है? इश्यूज एंड चैलेंजेस प्रिटेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, संघात्मक ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां पढ़नी है। और इसके साथ ही डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स को क्या है पढ़ना है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है उसको क्या है पढ़ना है। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर इस कॉन्ट्रेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पावर। डिवोल्यूशन मतलब जो आप धीरे धीरे डिवॉल्व करें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर कैन बी टू टाइप्स, ये दो तरह का हो सकता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन होता है, दूसरा डेमोक्रेटिक होता है। तो उस पर हम लोग यहां पर क्या है, यहां पर ये फिर ये क्या है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इसी के संदर्भ में मैंने आपको संकेत किया, मैंने आपको यहां पर ये बताया कि आपको फेडरलिज्म भी पढ़ना है और लोकल बॉडीज भी क्या है पढ़ना है। तो लोकल बॉडीज जो है उसको क्या है पढ़ना है। फिर हम लोग यहां पर नेक्स्ट लेवल पर आते हैं बच्चों। यहां जो नेक्स्ट लेवल है, जो तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक ऑफ द सिलेबस, जो तीसरा टॉपिक है यह है बच्चों सेपरेशन ऑफ पावर्स। आईएएस मींस के सिलेबस का तीसरा टॉपिक क्या है? सेपरेशन ऑफ द पावर्स। फिर यहां पर सेपरेशन ऑफ द पावर्स किसमें है भाई? ये है बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। ये आपके सिलेबस में क्या है मेंशन है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जैसे अभी एलजी का और अरविंद केजरीवाल जी का डिस्प्यूट चल रहा है। एलजी के पावर्स क्या हैं? एलजी कह रहे हैं कि मेरे पास पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अब यहां पर क्या है, डिस्प्यूट रिड्रेशल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। यहां डिस्प्यूट रिड्रेशल जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में सबसे बड़ा जो हमारे यहां जो सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो अब यहां पर क्या है, कंपनी, यहां पर ये तीसरा जो टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर। फोर्थ जो टॉपिक है वो आपके कंपैरिजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विथ दैट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहां पर जो चौथा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विथ अदर्स। यहां पर आपको जो वर्ल्ड की दूसरी जो डेमोक्रेसीज हैं, जस्ट लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इनके संदर्भ में क्या है कि ये जो कंपैरिजन है उस कंपैरिजन को आपको क्या है पढ़ना है। और फिर इसके साथ ही क्या है, ये जो कंपैरिजन पढ़ना है, जैसे आईएएस 2022 में फ्रांस के प्रेसिडेंट के और इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर पर बच्चों क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में ब्रिटेन के या यूनाइटेड किंगडम के जुडिशियल सिस्टम और इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के कंपैरिजन पर क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो चौथा जो टॉपिक है, इसमें आपको वर्ल्ड के अदर जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, यहां पर उन अदर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है पढ़ना है। यहां पर बच्चों क्या है, फर्स्ट टॉपिक क्या था, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग था। सेकंड जो टॉपिक था वो फेडरलिज्म और लोकल बॉडीज के रिगार्डिंग था। तीसरा जो टॉपिक है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स उसमें पढ़ना है। चौथा जो टॉपिक है उसमें आपको कंपैरिजन पढ़ना है। यहां पर क्या है कि कंपैरिजन क्या है आपको पढ़ना है। फिर इसके साथ ही यहां पर कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विथ अदर्स, just as comparison with the election system of the government president of India with the French president। ये कंपैरिजन क्या है, यहां पर क्या है, ये है। फिर इसके साथ ही क्या है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो यहां पर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर
ये नेक्स्ट टॉपिक है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट के बारे में और जितने भी स्टेट हैं उनमें जो असेंबलीज हैं उनके बारे में क्या है यहां पर आपको क्या है पढ़ना है। फिर इसके साथ ही जो यहां पर जो सिक्स टॉपिक्स है, जो जो सिक्स टॉपिक है उसमें आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव के बारे में क्या है पढ़ना है। एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने का मतलब है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में क्या है यह उसके बारे में क्या है पढ़ना है। अब इसमें क्या है, मिनिस्ट्रीज के बारे में यू हैव टू रीड अबाउट द मिनिस्ट्रीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में क्या है पढ़ना है। फिर इसके साथ ही क्या है, प्रेशर ग्रुप्स और फॉर्मल ग्रुप्स के बारे में आपको क्या है पढ़ना है। तो अब यहां पर क्या है, ये आपके सिक्स टॉपिक्स हैं और ये जो सिक्स टॉपिक्स हैं इन सिक्स टॉपिक्स से आपको क्या मैसेज मिलता है बच्चों, कि आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, लोकल बॉडीज, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के अलावा आपको पार्लियामेंट के बारे में, स्टेट के लेजिस्लेचर के बारे में, पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेचर के अलावा यहां पर इसके साथ ही आपको क्या है एग्जीक्यूटिव के बारे में, इन सब के बारे में क्या है कि आपको क्या है पढ़ना है। और इसके अलावा कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो इंडियन पॉलिटी के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है। जैसे आपको कुछ क्या है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो एक्ट से क्या है, एक्ट से क्या है जुड़ा हुआ है। तो एक्ट से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे अब मैंने आपको ये बताया कि आपको यहां पर क्या क्या इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में क्या है, क्या क्या पढ़ना है। यहां पर जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट के बारे में बताया, वैसे ही बच्चों इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट के अलावा आपको यहां पर दरअसल जो इंडियन पॉलिटी के कुछ एक्ट से रिलेटेड क्या है यहां पर क्या है यहां पर पढ़ना है। तो अब यहां पर बच्चों जो है हम लोग एक्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी के इस पूरे सिलेबस में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 एंड 1951 के बारे में क्या पढ़ना है। इसको हिंदी में कहेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में क्या है आपको पढ़ना है। जैसे इसको बहुत सिंपली अगर आप देखें तो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, जो हमारे सांसद हैं और जो हमारे विधायक हैं, यहां पर जो हमारे सांसद और विधायक हैं उनको कैसे हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, हमारे यहां कौन सा कानून है। तो ये है आरपीए कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 एंड 1951। देयर आर टू एक्ट्स, दो कानून हैं। तो यहां पर क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अपॉइंटमेंट ऑफ, इसको अगर इसको विस्तार करें तो यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उनमें अपॉइंटमेंट के बारे में भी क्या है पढ़ना है। तो यहां पर अपॉइंटमेंट के बारे में यू हैव टू रीड अबाउट द अपॉइंटमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर इसके अलावा जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी निकाय हैं जो संविधान से बाहर हैं लेकिन जो संसद के कानून के द्वारा बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके बारे में आपको एक टॉपिक में स्पेसिफिक तौर पर पढ़ना है और स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में भी आपको क्या है एक टॉपिक में पढ़ना है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हैं। तो अब यहां पर यह क्या है कि ये इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के 10 के अराउंड टॉपिक्स हैं जिनको कलेक्टिवली इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स क्या है कहा जाता है। यहां पर ये एक क्या है, ये है। फिर इसके साथ ही बच्चों ये है। अब यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अपॉइंटमेंट जो है, जो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट में आपको
सारी चीजें क्या है पढ़नी है। ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस में कुल मिलाकर क्या है कि ये जो चीजें हैं, इन चीजों को पढ़ने में, इन चीजों को समझने में आप कौन सी बुक्स की मदद लेंगे। यहां पर सजेस्टेड जो रीडिंग्स है बच्चों, ये सजेस्टेड रीडिंग्स जो हैं, ये रीडिंग्स क्या होनी चाहिए, कैसे आप इन टॉपिक्स को क्लास के साथ बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही क्या है, निशा कुमारी का कहना है आरपीए 1935, बेटा आरपीए 1935 इज नॉट एनी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951, यह क्या है, ये दोनों क्या है आपको क्या है पढ़ना है। अब यहां पर इस सेक्शन को क्या है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग कैसे किन बुक्स के थ्रू हैंडल करेंगे। यहां पर इसके साथ ही क्या है, यह है कि यह इसमें यहां पर ये जो बुक्स हैं, उन बुक्स को कैसे यूज करें। अब जैसे कई बच्चे हैं, उनको सिलेबस की इंग्लिश में, भाई अभी मैंने कोई इंग्लिश तो वैसी बोली नहीं और हिंदी भी नहीं बोली ज्यादा, अभी तो मैंने सिलेबस के जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को आपको बताया, और वो टर्म्स तो आपको जानने पड़ेंगे। उन टर्म्स के टर्म्स को अगर आप नहीं जानेंगे, इफ यू नॉट अवेयर ऑफ दोज टर्म्स, हाउ कैन यू प्रिपेयर, आप कैसे क्या है प्रिपेयर क्या है कैसे करेंगे। फिर यहां पर बच्चों एक और है कि हम कैसे अपनी तैयारी को, यहां पर कैसे अपनी तैयारी को किन बुक्स के माध्यम से, किन चीजों के माध्यम से क्या है अच्छा बना सकेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 की जो एनसीईआरटी आती है, उस क्लास 11 की एनसीईआरटी को एक बेस बुक के रूप में क्या है, आप बेस बुक के रूप में आप उसको यूज करें। तो यहां पर सबसे पहले जो आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए, वो पढ़ने का तरीका एक लैडर के अकॉर्डिंग, कि कुछ जो है बेसिक जो बुक्स हैं उन बेसिक बुक्स की हेल्प लें, कुछ टेक्स्ट बुक हैं, ये जो टेक्स्ट बुक हैं उनकी हेल्प लें, और बेसिक बुक्स और टेक्स्ट बुक के अलावा यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग गाइड के रूप में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक बुक्स है तो इसमें क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उस एनसीईआरटी को आप लें, और एक क्लास 11 की एक दूसरी एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी। ये दोनों एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। ये दोनों एनसीईआरटी हैं, ये क्या है बेस बुक की तरह क्या है काम करेंगी। क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये एनसीईआरटी भी काम करेगी, लेकिन ये जो है उसके कुछ चैप्टर्स आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर बुक्स में क्लास 11 की एनसीईआरटी आपने ले लिया, ये यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एनसीईआरटी, और क्लास 11 की एक और एनसीईआरटी है जो पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी है। ये दोनों एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या है पढ़नी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक में मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर इंडियन पॉलिटिक्स प्रोफेसर एमपी सिंह एंड रेखा सक्सेना, इस किताब को आप क्या है एक बुक के रूप में, एक रीडिंग बुक के रूप में, या एक रेफरेंस बुक के रूप में क्या है यूज क्या है कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स, मैं कुछ किताबों को भी दिखा देता हूं जिससे आपको यह हेल्प मिलेगी। जैसे बच्चों ये एक किताब है इंडियन पॉलिटिक्स, इस किताब से आईएएस में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही बच्चों आप में से कुछ लोगों को यह पता होगा कि वीएन शुक्ला सर का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे एथेंटिक टेक्स्ट बुक क्या है मानी जाती है। तो अब यहां पर क्या है इंडियन पॉलिटिक्स, और इंडियन पॉलिटिक्स के अलावा इंडियन पॉलिटिक्स प्रोफेसर एमपी सिंह एंड रेखा सक्सेना, इसको आप ले सकते हैं। या एक सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है बीएन शुक्ला सर की, यम लक्ष्मीकांत सर की गाइड को आप यहां पर एक गाइड के रूप में रिफर कर सकते हैं, और प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये बहुत ही इमिनेंसली हेल्पफुल क्या है बुक है। इस बुक की खासियत यह है, या इस गाइड बुक की खासियत यह है कि इसमें सारे जो चीजें हैं वो प्रीलिम्स के जो जरूरतें हैं, उसकी प्रीलिम्स की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है वो एक जगह पर क्या है मिलेंगी। लेकिन आपको एनसीईआरटी से
स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहां पर एनसीईआरटी से किस लिए स्टार्ट करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, इट इज द माइंड विच इज इंपॉर्टेंट, मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। दरअसल आईएएस बनने के लिए एक एनालिटिकल माइंड चाहिए, एक एप्लीकेशन करने वाला माइंड चाहिए। तो ये जो माइंड है, उस माइंड को क्या है, एनालिटिकल बनाना है, इसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व करना है। तो अब यहां पर क्या है, लक्ष्मीकांत इज नॉट सफिशियंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेन रिटन एग्जामिनेशन, बिकॉज आउट ऑफ द 20 टॉपिक्स you will get only 6 to 7 topics, 6 to 7 topics in Lakshmikant. And the dynamism of the UPSC, जो यूपीएससी का जो डायनामिज्म है, वो डायनामिज्म बच्चों किसी एक बुक से कंप्लीट नहीं होता है। यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है। तो उसमें अगर हम कहते हैं कि हम केवल एक बुक पढ़ेंगे, तो हमने क्या किया कि हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन को क्या किया, एक ही अस्त्र पर, एक ही शस्त्र पर क्या हमने क्या डाल दिया। इसके साथ ही यहां पर कि जो टेक्स्ट बुक है बच्चों, इसमें एक और चीज है कि आप सभी को एक बेयर एक्ट लेना है। आप सभी को क्या लेना है, एक बेयर एक्ट लेना है, बेयर एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेयर एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको जरूर लेना है। और इसमें सबसे जो बेस्ट है, इंग्लिश में जो सबसे बेस्ट है, वो पीएम बख्शी सर का क्या है, पीएम बख्शी सर का जो कलेक्शन है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अब यहां पर क्या है कि ये जो बेयर एक्ट है, इस बेयर एक्ट को रखना है यहां पर, जो यहां पर बेयर एक्ट जो है, यह क्या है करना है। फिर इसके साथ ही जैसे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर वेदर यू कवर एनसीईआरटी और नॉट, यस एब्सोल्युटली आई विल कवर ऑल एनसीईआरटी बुक्स। लेकिन ये बात यह है कि आपको रिमेंबर हो चीजें, आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्या है, ये सब क्या है कर सकें, तो ये है। फिर इसके साथ ही जो चीजें आपको एनसीईआरटी से या किसी बुक से समझ में नहीं आ रही है, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स ऑफ द पॉलिटी, आफ्टर फ्यू क्लासेस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। आप सभी क्या है यहां पर उसको क्या है अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन यहां पर मैंने सजेस्टेड रीडिंग्स के संदर्भ में क्या है, ये बात क्या है बताइए, मेरा जो नोट्स होगा उससे 80 से 90% मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर होंगे। एंड लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन में बुक रीडिंग हमेशा एडवाइजेबल होती है। इसके साथ ही क्या है, अब बच्चों यहां पर इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आते हैं कि स्मार्ट तरीका क्या होगा इंडियन पॉलिटी में के प्रिपरेशन में। स्मार्ट तरीका क्या होगा, सजेस्टेड रीडिंग्स और क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को इंडियन पॉलिटी थोड़ा भी डिफिकल्ट लगती है, वॉच फ्यू टीवी सीरियल्स, watch TV serials, and these TV serials, particularly all the episode of these TV serials you will find in YouTube। आप YouTube पर क्या है, यहां पर क्या है, आप उसको पाएंगे। जैसे एक टीवी सीरियल है जो आपको संसद में, संसद टीवी पर मिलेगा। संसद टीवी जो पहले थी, वो पहले राज्यसभा टीवी थी, और इसमें एक टीवी सीरियल है संविधान। इसके 10 या 11 एपिसोड्स हैं, उनको आप जरूर देखें, ठीक है। इसी तरह से एक टीवी सीरियल आया था प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री जो टीवी सीरियल था, ये टीवी सीरियल एबीपी न्यूज पर क्या है आया था। इसको भी आप फ्री का देख सकते हैं, कहां पर, फ्री ऑन यूट्यूब। ये जो टीवी सीरियल हैं, खास तौर पर जो संविधान टीवी सीरियल है, ये आपके लिए इमिनेंसली क्या है हेल्पफुल क्या है होगा। फिर इसके साथ ही संसद टीवी के पर्सपेक्टिव जैसे जो प्रोग्राम्स हैं, इन पर्सपेक्टिव प्रोग्राम्स को आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ ही टीवी सीरियल्स के अलावा आपको कुछ न्यूज़पेपर रीड, न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस जो है, द हिंदू, इसके अलावा आपका जो भी लोकल न्यूज़पेपर है वह क्या है, ये क्या है,
उसको भी आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण या जो भी पेपर आपको मिलता है उसको क्या है, ये है। और इसके साथ ही बच्चों इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स फॉर इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट्स हैं जहां से आप कॉन्स्टिट्यूशन को और इन सब चीजों को क्या है ले सकते हैं, तो एक वेबसाइट है बच्चों india.gov.in। india.gov.in, इसको कहते हैं नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। इसकी आप मदद ले सकते हैं। यहां पर क्या है कि ये जो है legislative.gov.in, legislative.gov.in, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। और एक वेबसाइट है पीआरएस की। अब जैसे कुछ बच्चे ये कहेंगे कि ये वेबसाइट्स की मदद हम क्यों लें, क्योंकि चम्मच से च्यवनप्राश खाने के लिए हम आए हैं। भाई मैं तो जो आज तक का, जैसे आज मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, तो आज तक का अपडेट मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कल जो चीजें उसमें नई जुड़ेंगी वो आप कहां से क्या है पढ़ेंगे, यहां पर क्या है वहां कहां से आप पढ़ेंगे। तो वो जो चीजें हैं वो आप पीआरएस की वेबसाइट से क्या है पढ़ेंगे, PRSindia.org, यहां पर उसको क्या है, उसको क्या पढ़ेंगे। और आप आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक होता है पढ़ने का तरीका वेलफेयर अप्रोच से। वेलफेयर अप्रोच का तरीका यह होता है कि जो मैंने लिखा दिया, जो मैंने पढ़ा दिया, मैं ये कह दूं कि दैट्स ऑल ओवर और इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडियन पॉलिटी में कुछ चीजें चेंज भी होती रहती हैं, तो जो चेंज चीजें हैं वो आप कैसे कवर करेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सोर्स क्या है। और इसके साथ ही बच्चों जो पीआईबी की वेबसाइट्स हैं, क्लास तक, जब तक क्लास होगी, मतलब क्लास 2023 में हो रही है, आप में से ज्यादातर लोगों को एग्जाम 2024 में देना है, तो 24 की चीजों को जो बीच में अपडेट्स होंगे वो बीच में क्या है कि वो अपडेट्स क्या हैं वो यहां से आप क्या कवर करेंगे। फिर इसके साथ ही बच्चों आपको कुछ यहां पर जो चीजें हैं अप्रोच को लेकर भी क्या है यह है, और पीडब्ल्यू का भी जो मटेरियल है उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन कलेक्टर बनने की, अगर इफ यू वांट टू बिकम अ कलेक्टर, देन यू मस्ट हैव एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, देन यू मस्ट हैव एबिलिटी टू अपडेट योरसेल्फ। आपको अपने को क्या है अपडेट करना आना चाहिए। जो अगर आप देखेंगे जो मैंने क्लासेस यूट्यूब पर ली हैं उसमें मैंने टिल द डेट तक जो अपडेट है वो अपडेट क्या किया है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के संदर्भ में क्या है यहां पर, तो अब यहां ये है। फिर इसके साथ ही बच्चों क्या अप्रोच होना चाहिए आपके पढ़ने का, आपका जो पढ़ना है उस पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए, अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन जो है यहां पर, जो अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन यहां पर यह होनी चाहिए कि आपको 3 डायमेंशनल अप्रोच से चीजों को पढ़ना होगा। जैसे एक तो आपको जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स का जो नॉलेज है या उनकी जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको क्या है होनी चाहिए। तो अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन में एक तो आर्टिकल्स आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर कोई इससे जुड़ा हुआ कोई लिंक्ड अमेंडमेंट है तो वो लिंक्ड अमेंडमेंट, या अगर कोई लिंक्ड एक्ट है तो वो एक्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आपको बताया जाएगा। तो जो यहां पर आपको किसी भी चीज को बताने का जो अप्रोच होगा, ये अप्रोच होगा 3 डायमेंशनल, और आपको तैयारी में भी 3 डायमेंशनल अप्रोच क्या है रखना है। जैसे पिछले साल नोएडा के ट्विन टावर्स जो हैं, नोएडा के ट्विन टावर्स गिरा दिए गए। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में
दो ऐसे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A में, जिसमें इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। और इसके साथ ही हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट के MC मेहता से लेकर तमाम ऐसे जजमेंट हैं जिन जजमेंट्स के आधार पर भारत में कई स्टेप्स क्या है उठाए गए हैं। तो यहां पर क्या है, आर्टिकल्स का नॉलेज, लिंक्ड अमेंडमेंट्स या एक्ट, और इसके साथ ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, और एक्ट का मतलब होता है कि पास्ट बिल, जो सेट अप रूल्स, जो नया कुछ संसद के द्वारा क्या है बनाया गया है। फिर इसके साथ ही बच्चों, अब जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें, इसका मतलब यह है कि जो आपके प्रिपरेशन का अप्रोच है, उस प्रिपरेशन के अप्रोच में क्या क्या पढ़ना है, आपको आर्टिकल्स पढ़ना है, आपको एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जानकारी होनी चाहिए। अब आप में से बहुत से लोगों को यह लगेगा कि सर इतनी चीजों की जानकारी कैसे हो पाएगी, तो यही आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। यही क्या है, आपको बहुत अच्छे क्या है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सब चीजें क्या है करवाई जाएंगी। जैसे यहां पर क्या है, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, जिन एग्जाम्पल से ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों मैं यहां पर एक अप्रोच की बात कर रहा हूं। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आया था प्रशांत भूषण जी का, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कोरोना के पीरियड में हार्ले डेविडसन जो बाइक थी, उस बाइक पर बैठकर उन्होंने एक फोटो ट्विटर पर क्या कर दी थी, अपलोड कर दी थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही फेमस लॉयर हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बहुत बड़े क्या है जानकार हैं, तो वो उन्होंने क्या है उस पर एक कमेंट किया जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट में लिया गया। इस पर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा और यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा प्रीलिम्स में, उसमें पहले स्टेटमेंट में एक कमेटी को और एक एक्ट को क्या है जोड़कर एक स्टेटमेंट दे दिया। इसका मतलब है कि जो हमसे प्रोविजंस पर भी सवाल पूछे जाएंगे, वो प्रोविजंस पर भी सवाल क्या है जो पूछे जाएंगे, वो सवाल दरअसल कई बार उसके बैकग्राउंड से या उससे जुड़े हुए एक्ट से रिलेटेड होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि केवल आर्टिकल्स को ही जानना सफिशिएंट नहीं होगा, आर्टिकल के साथ साथ आपको एक्ट को भी जानना पड़ेगा। और इसके साथ ही क्या है कि आर्टिकल के साथ साथ एक्ट को भी जानना पड़ेगा, और एक्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो उसमें जजमेंट है, उन जजमेंट को भी जानना पड़ेगा। इसके साथ ही एक यहां पर क्या है कि जो आपको क्लासेस ली जाएंगी, उन क्लासेस में तो इस पूरे अप्रोच को रखा ही जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर उसके बाद कोई चीज होती है तो उसके बाद की चीजों में आप इस अप्रोच को क्या है उस अप्रोच को क्या है उसको आप फॉलो करेंगे। फिर इसके साथ ही बच्चों एक दूसरी बात भी मैं आपसे यहां पर शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि कई बार आप ये सोचते हैं कि आपको केवल और केवल इंफॉर्मेशन जो है वो काफी होती है। इंफॉर्मेशन नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, खास तौर पर इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इलेक्शन सिस्टम है, जो पार्टी सिस्टम है, उसके संदर्भ में। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में यह आ सकता है कि सर इतनी चीजें करनी कि भाई जो एक यूपीएससी का जो क्वेश्चंस का लेवल है, उस लेवल को अचीव करने के लिए आपको डायनामिक चीजें भी करती रहनी होंगी, और कुछ जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज अपने आप को अपडेट करने के लिए क्या है, आपको क्या है यह क्या है आपको अपडेट करने के संदर्भ में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन में कई बार ऐसा भी होता है, कई बार यह भी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप केवल और केवल क्या है सब्जेक्ट का जो एक कॉन्सेप्ट का लेवल है, उस कॉन्सेप्ट के लेवल पर शुरुआत में रहते हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस को करने की स्थिति में तब आते हैं जब आप सिलेबस क्वेश्चंस को जोड़ कर देखें और उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल को क्या है अपलिफ्ट करें। फिर यहां पर आप देखेंगे कि ये जो पूरा प्रिपरेशन है, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप यहां पर होंगे
तो आपको धीरे धीरे क्लासेस के थ्रू यूपीएससी के क्वेश्चंस के लेवल पर क्या है ले आया जाएगा। लेकिन उसमें आपके भी लेबर की जरूरत होगी। क्लासेस इतनी डायमेंशनल ली जाएंगी कि उस टॉपिक के जो जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चंस और जो फ्यूचर में जो क्वेश्चंस आने के लिए आ सकते हैं, वो क्या है, वो दोनों तरह की चीजें क्या है आप तैयार करने की स्थिति में या लिखने की स्थिति में होंगे। लेकिन इसके साथ ही जो सोर्सेज हैं, जो अपने आप को अपडेट करना है, जो आपके अपने माइंड को एक क्या है एक लगातार क्या है बेहतर से बेहतर बनाना है, उसमें कुछ सोर्सेज हैं। अब जैसे क्या है कि मैंने एक वेबसाइट का नाम लिया, अब उस वेबसाइट से कुछ बच्चों को लगता है कि ये सर इतनी ज्यादा, तो भाई ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर काम करना या यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछना, ये आपके लिए क्या है बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। क्यों मुश्किल नहीं होगा? क्योंकि जब आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको मिलेगा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको मिलेगा। तो वहां आपको कई बार क्या है कि आपको बहुत सी बुक्स लेने की जरूरत क्या है नहीं पड़ेगी। तो अब यहां पर क्या है, एक बुक अगर बताया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 यू मस्ट रीड, आपको जरूर पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी को क्या है, उस एनसीईआरटी को आपको जरूर करना है। बाकी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे आपका लेवल अपलिफ्ट होगा, धीरे धीरे क्या है आपकी बहुत सी जो चीजें हैं वो चीजें क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और सबसे जरूरी काम है कि आपका जो है जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या है क्रिएट किया जाए। तो अब यहां पर क्या है कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, जब आप चीजों को क्या है समझेंगे। 12th की जो एनसीईआरटी है उसके कुछ चैप्टर्स का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको आपको 3 to 4 टाइम क्या है बहुत आराम से अंडरस्टैंडिंग करते हुए क्या है करना होगा। फिर इसके साथ ही अब इसमें क्या है कि जो आप इसके अलावा क्लासेस के अलावा आपको केवल और केवल अगर आप एक एनसीईआरटी करते हैं और एनसीईआरटी के अलावा आप बेयर एक्ट से या आप india.gov.in पर जाकर वहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को एक बार देखते हैं तो भी आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब भी आप मेंस लिखने जाएंगे तो आपको अपने आप को अपडेट करने क्या है अपडेट करना पड़ेगा। और उसमें क्या है अपडेट करने के लिए ये सब इतने माध्यम से क्या है बताए गए हैं। और जैसे एक बार रीड करने पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एक रीडिंग काफी नहीं होगी। यू हैव टू रीड ऑल चैप्टर्स एंड यू हैव टू रीड मोर देन 2 टाइम्स, 3-4 टाइम्स यू हैव टू रीड, यहां पर ये है। फिर इसके साथ ही क्या है कि जो आपको क्लास नोट्स करवाया जाएगा वो क्लास नोट्स जो है वो ऑफलाइन का इस तरह से उसमें सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं डालते हुए कि वो उस चैप्टर की पूरी अंडरस्टैंडिंग को क्या है अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। और टिल द डेट व्हाट एवर द अपडेट्स आर कमिंग वो सब कुछ क्या है उसमें क्या है इंक्लूड होगा। ठीक है। क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है वो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो एनसीईआरटी है उसके कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी से क्या है आप कवर करेंगे। अब यहां पर क्या है कि ये जो नीड योर आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ लाइफ पॉलिटी प्लीज वी नीड योर होम फ्री बेयर एक्ट जो है, अब इसमें एक क्वेश्चन है, मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं। बेयर एक्ट जो है वो किसी भी एक्ट का क्या होता है, किसी भी एक्ट का ओरिजिनल फॉर्म होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंट्री के बिना जो उसमें आप किसी शॉप पर जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट दें, तो आप ये कह सकते हैं कि प्योर जिसमें प्रोविजंस हों उनकी रीडिंग बहुत क्या है इंपॉर्टेंट क्या होगी। फिर इसके साथ ही क्या है कि ये फिर इसके अलावा जो अपडेट्स हैं, जो बाकी जो चीजें हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि जब मेंस के लेवल पर जो एग्जाम्स जब होंगे तो वहां पर सारे अपडेट्स कराए जाते हैं। लेकिन यहां पर यह भी बात है कि आपको न्यूज़पेपर और इन सब चीजों को खुद से क्या है जोड़ कर रखने पर आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को क्या है समझ पाएंगे। फिर इसके साथ ही बच्चों रिडेशल मैकेनिज्म क्या होता है, एक सवाल आया है। रिडेशल मैकेनिज्म जो होता है तो इसका मतलब होता है
रिड्रेशल जो है, रिड्रेशल मैकेनिज्म, इसका मतलब है डिस्प्यूट सेटलमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट। जैसे वाटर डिस्प्यूट है, इसी तरह से कुछ दूसरे जो डिस्प्यूट्स हैं उनका जो सेटलमेंट्स है, उस सेटलमेंट्स के संदर्भ में यहां पर बात करेंगे। बेयर एक्ट कौन से राइटर का लेना है? पीएम बक्सी का क्या है यहां पर लेना है। और इसके साथ ही बच्चों जो है आज हम लोग इतना ही रखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब यहां पर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, व्हेन यू मेक वेरियस सेंटर्स ऑफ पावर, then this is called decentralization of power. When you make jila parishads, jila panchayats, when you make nagar palika, and when you give constitutional powers to them, that is called democratic decentralization. तो when आप जब अनेक केंद्र बनाते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कहते हैं, ठीक है। जो डिस्प्यूट्स जो है वहां पर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी क्या है, सबसे लास्ट क्या है बॉडी है। इस स्ट्रैटेजी को भी कल मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा। बेयर एक्ट जो है वो पीएम बक्सी का आप ले लीजिए इंग्लिश में, और इसके साथ ही कुछ बेयर एक्ट ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल है, उसको भी क्या है ले सकते हैं आप। फिर इसके साथ ही क्या है कि ठीक है, तो आज बच्चों इतना ही रखते हैं। डिवोल्यूशन का मतलब होता है, डिवोल्यूशन इज कॉन्ट्रास्ट वर्ड ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब व्हेन समथिंग ग्रैब पावर्स, जब कोई चीज धीरे धीरे पावरफुल होती है। डिवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम किसी को पावर देते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कई बार डिवोल्यूशन का क्या है होता है। डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन में भी फर्क होता है। डेवलपमेंट जो होता है उसका क्या होता है, एक निश्चित क्या है टारगेट होता है। इवोल्यूशन इवॉल्व करने का एक निश्चित टारगेट हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये है। डीडी बसु को भी पढ़ सकते हैं। और आज यहां पर हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों। और हाउ टू मैनेज टाइम, फेडरलिज्म, सब सारे क्वेश्चंस का क्या है आगे कर आपको क्या है जवाब दिया जाएगा। तो आज बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।